हेलो बच्चों, नमस्कार। जय पीडब्ल्यू। क्या हाल चाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूं सभी खुश होंगे और जबरदस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। तो याद होगा दोस्तों कि हमने पिछले लेक्चर में एनिमल टिश्यू वाला पोर्शन, जंतु ऊतक वाला पोर्शन शुरू किया था। और हमने आपको बताया था कि नीट में अभी इस चैप्टर को एक तरह से हटा दिया गया है, न्यू वाली एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हम जूलॉजी पढ़ नहीं पाएंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने बोला 4 प्रकार के ऊतकों में से 2 के बारे में ओवरव्यू लेना था। पिछले लेक्चर में हम उपकला ऊतक के बारे में बात कर चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं संयोजी ऊतक के बारे में। जी हां, तो चलो बिना एक भी मिनट गवाए दोस्तों झांकी जमाते हैं। एकदम मजा आने वाला है, बिल्कुल सलीके से पढ़ने वाले हैं। देखो बड़े ध्यान से दोस्तों, हम आपसे बात कर रहे हैं, वो बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। और आपको पता होगा इस कनेक्टिव टिश्यू को ही हम बोल के चलते हैं संयोजी ऊतक। इसी को हम बोल के चलते हैं मेरे दोस्त संयोजी ऊतक। ऊतक आप लोगों को मैं पिछले लेक्चर में ही बता चुका हूं कि संयोजी ऊतक की जब भी कोई बात करके चले उत्पत्ति कि इसकी उत्पत्ति किससे हुई, कौन से जनन स्तर से उत्पत्ति हुई, तो आप सीधा बोल दोगे गुरुजी मीजोडर्मल है। उत्पत्ति किससे हुई? मीजोडर्म से हुई, मीजोडर्मल उत्पत्ति है। अब पूछेगा सर आपने बोला था कि शरीर में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। हमने कहा हाँ, तो आप बताओ शरीर में कौन सा ऊतक है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा भाग में फैला हुआ होता है। तो याद रखना कि जटिल प्राणियों के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला और विस्तृत रूप से फैला हुआ ऊतक जो है वो कौन सा है? वो है कनेक्टिव टिश्यू। तो मैंने बोला ये जटिल प्राणियों के शरीर में, प्राणियों के शरीर में बहुतायत पाया जाने वाला तथा विस्तृत रूप से फैला हुआ ऊतक है। फैला हुआ ऊतक है। कौन सा ऊतक? संयोजी ऊतक। अब सवाल था कि सर इस संयोजी ऊतक को संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं? अरे संयोजी का मतलब जोड़ना। ये शरीर के विभिन्न ऊतकों, अंगों को आपस में जोड़ता है और उन्हें सहारा, आलंबन प्रदान करता है। तो जब भी पूछे इस ऊतक को संयोजी ऊतक क्यों बोला, तो हमने बोला ये ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों, ऊतकों को आपस में जोड़ता है, तथा उन्हें सहारा प्रदान करता है। दैट इज आलंबन। दैट इज सहारा प्रदान करता है। सहारा प्रदान करता है। चले पूछेगा सर आप एक बात बताओ कि हम यहां संयोजी ऊतक के बारे में बात कर रहे हैं, अगर शरीर में से संयोजी ऊतक को बाहर निकालें तो बताओ ना इस संयोजी ऊतक में क्या खास बात है? बोला भैया लो हमने क्या काम किया, हम बात करने लगे संयोजी ऊतक के बारे में। बोला इस संयोजी ऊतक में क्या खास बात है, कौन कौन सी चीज से मिलकर बना है? तो हमने कहा भैया कोई भी ऊतक रहे, ऊतक में 2 चीज तो पक्का थी। पहली चीज बहुत सारी कोशिकाएं और दूसरी अंतर कोशिकीय पदार्थ, दैट इज मैट्रिक्स। बोला यस इस ऊतक में ये भी एक ऊतक है। तो हमने बोला इसमें क्या है? हमने बोला सबसे पहली है बहुत सारी कोशिकाएं। बहुत सारी कोशिकाएं पहली बात। बोला ठीक है।
उसके बाद क्या पाया जाता है? मैंने बोला इसमें पाया जाता है अंतर कोशिकीय पदार्थ, जिसको अपन बोलते हैं मैट्रिक्स। हमने बोला इसी में प्रेजेंट है अपने पास मैट्रिक्स। तीसरी चीज बोला इसमें और क्या प्रेजेंट है बेटा? इसके अलावा इसमें पाए जाते तंतु। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसमें पाए जाते तंतु। एग्जैक्टली में जब भी किसी संयोजी ऊतक के बारे में बात करें तो उस संयोजी ऊतक का निर्माण इन तीन चीजों से होता है। पूछेगा सर शरीर में तो कई सारे अलग अलग प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। हमने कहा क्या सारे के सारे संयोजी ऊतक में तंतु पाए जाते हैं? मैं कहूंगा नहीं। एग्जैक्टली में जब भी इन तंतुओं के बारे में बात करें तो अपने पास सबसे बड़ा अपवाद जो निकल के आता है, वो अपवाद निकल के आता है हमारा ब्लड, हमारा रक्त। बोला गुरुजी रक्त में क्या खास बात है? बेटा रक्त एक संयोजी ऊतक है, लेकिन संयोजी ऊतक तो है लेकिन उसमें तंतु नहीं है। तो याद रखना ब्लड ऐसा था जिसमें तंतु क्या होते हैं? अनुपस्थित। तंतु क्या होते हैं? अनुपस्थित। तो मतलब क्या निकला रे बालक? बोला भाई साहब मतलब तो ये निकला कि अगर कह दे कि संयोजी ऊतक में तंतु होते हैं, आप कहोगे हां। अगर वो कोई सभी संयोजी ऊतक में तंतु होते हैं तो आप कहोगे नाना रे नाना रे नाना रे नाना रे, ब्लड में तंतु नहीं होते। पूछेगा सर एक बात बताओ, अगर ये तंतु है तो ये तंतु बने किस चीज से है? किस चीज से बने हैं? ये कौन कौन से तंतु है और इनका कार्य क्या है? बड़े ध्यान से देखना कौन इन तंतुओं को बनाता है। बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना, बड़े इत्मीनान से देखना। मैं इस कहानी को सुनाता हूं आपको। यस, हमने क्या काम किया बेटा? यहां पे कनेक्टिव टिश्यू का एक छोटा सा टुकड़ा लिया। बड़े ध्यान से देखना, हमने कनेक्टिव टिश्यू का एक छोटा सा टुकड़ा लिया। हमने देखा कनेक्टिव टिश्यू के छोटे टुकड़े में ये बहुत सारी अलग अलग प्रकार की हमने यहां कोशिकाएं ले ली। ये लो, हमने बोला ये जो हमें दिखाई दे रही है ये मेरे पास इस कनेक्टिव टिश्यू की क्या है बेटा? सेल्स है। तो हमने बोला था कि कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारी कोशिकाएं होती। हाँ, ये कनेक्टिव टिश्यू की कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं के बीच की खाली जगह जो दिखाई दे रही है, हमने मान लिया यहां पे ये जो दिखाई दे रहे हैं ये एग्जैक्टली में कनेक्टिव टिश्यू के तंतु है। ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको ये कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाने वाले तंतु है। ये लो, ये इस कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाने वाले ये तो थी सेल्स, ये मेरे पास है तंतु। हमने बोला ये तंतु और इनके बीच की ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह में ये पदार्थ भरा पड़ा है। सेल्स और तंतुओं के बीच ये जो जगह बच गई इसमें ये पदार्थ भरा पड़ा है। ये जो पदार्थ है एग्जैक्टली में ये ही इनका मैट्रिक्स है, ये ही इनका मैट्रिक्स है। हमने बोला ये जो सफेद रंग का भरा पड़ा है यही मेरे पास है मैट्रिक्स। अब एक एक करके बात करते हैं। हमने ये तो कह दिया कनेक्टिव टिश्यू में खूब सारी सेल्स है, ये सफेद वाला है मैट्रिक्स और ये वाले तंतु। पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स के बारे में, बड़े ध्यान से देखना। वो पूछेगा कि बताओ मैट्रिक्स का स्रावण कौन करती है? बेटा इस मैट्रिक्स का स्रावण कनेक्टिव टिश्यू की कोशिका करती है। हमने बोला कौन करती है? हमने बोला कनेक्टिव टिश्यू की कोशिका, कनेक्टिव टिश्यू की कोशिका स्रावण करती है। कौन करती है? कनेक्टिव टिश्यू की कोशिका स्रावण करती है और उस कोशिका का नाम है तंतु कोरक कोशिका, जिसे बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट। तो पूछेगा मुख्यतः कोशिका का नाम कौन सा कोशिका है? हमने कहा मुख्यतः है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट कोशिका, तंतु कोरक कोशिका, ये इसका स्रावण करती है। बोला सर ठीक है। पूछेगा गुरुजी अगर मैं यहां से थोड़ा सा मैट्रिक्स निकाल लूं तो आप बताओगे ये मैट्रिक्स किस चीज से बना है? बेटा इस मैट्रिक्स में पाया जाता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड और वो एक रूपांतरित पॉलीसैकेराइड है। तो मैंने कहा ये रूपांतरित
ये रूपांतरित पॉलीसैकेराइड से बना होता है। ये रूपांतरित पॉलीसैकेराइड से बना होता है। कौन से पॉलीसैकेराइड से? रूपांतरित पॉलीसैकेराइड से बना होता है। और उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड। उससे बना होता है। पूछेगा बताओ ये मैट्रिक्स कहां पर भरा होता है, तो याद रखो ये कोशिका और तंतुओं के बीच भरा होता है। तो ये लीजिए, हमने बोला कहां भरा होता है, हमने बोला कि ये जो मेरे पास है ये कोशिकाओं तथा तंतुओं के बीच, तंतुओं के बीच भरा होता है। ये कोशिकाओं और तंतुओं के बीच भरा होता है। कौन? मैट्रिक्स। कौन? मैट्रिक्स। बोला सर ठीक है। अब सवाल था गुरुजी इस तंतु के बारे में क्या कहोगे? बेटा ये तंतु जो है ये एग्जैक्टली में संरचनात्मक प्रोटीन से बनते हैं। कौन सी प्रोटीन से? संरचनात्मक प्रोटीन, जिसका नाम है कोलेजन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन। तो हमने बोला ये संरचनात्मक प्रोटीन से बने होते हैं। ये संरचनात्मक प्रोटीन से बने होते हैं। क्या नाम था? कोलेजन और दूसरा नाम था इलास्टिन प्रोटीन। इनसे बने होते हैं। पूछेगा गुरुजी ठीक है, आप सर ये बताओ ये तंतु क्या काम करते हैं? बेटा इन तंतुओं का कई काम है। ये तंतु ऊतक को मजबूती प्रदान करते हैं, उसे प्रत्यास्थता प्रदान करते हैं, उसे लचीलापन प्रदान करते हैं। तो मैंने बोला ये ऊतक को मजबूती, प्रत्यास्थता तथा लचीलापन प्रदान करते हैं। लचीलापन प्रदान करते हैं कौन? ये तंतु। चले भैया, यहां तक की बातें एकदम क्लियर है? बोला सर क्लियर है। अब सर एक बात बताओ, पूछेगा हाँ आप बताओ ये संयोजी ऊतक जो है ये संयोजी ऊतक कितने प्रकार का होता है? भाई साहब बड़े ध्यान से देखना। अगर कोई मेरे से पूछे कि ये कनेक्टिव टिश्यू जो था ये कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार का होता है, तो हमने कहा भाई साहब जब भी कोई कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पूछेगा तो हम कह देंगे कनेक्टिव टिश्यू अपने पास 3 प्रकार का दिखाई दे रहा है। पहला मेरे पास है ढीला संयोजी ऊतक, दूसरा मेरे पास है सघन संयोजी ऊतक, और तीसरा मेरे पास है वो मेरे पास है बेटा विशिष्ट संयोजी ऊतक। तीसरा मेरे पास है बच्चे विशिष्ट संयोजी ऊतक। तो ये संयोजी ऊतक अपने पास टोटल कितने प्रकार के हो गए मेरे दोस्त? 3 अलग अलग प्रकार के हो गए। 3 अलग अलग प्रकार के हो गए। मैं एक एक करके इनके बारे में बात करता हूं। बेटा ये ढीला संयोजी ऊतक है, इस ढीला संयोजी ऊतक को हमने 2 प्रकार में बांटा। पहला एरियोलर ऊतक, दूसरा जो इसका प्रकार है उसको बोलते हैं वसा संयोजी ऊतक। ऊतक
इसी को तो बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। ये दोनों के दोनों किस में आते हैं? ढीले संयोजी ऊतक में आते हैं। दूसरा सघन संयोजी ऊतक को भी फिर हमने दो प्रकार में बांटा। पहला है मेरे पास सघन नियमित, सघन नियमित ऊतक, और दूसरा मेरे पास है सघन अनियमित ऊतक। सघन अनियमित ऊतक। बोला सर ठीक है। विशिष्ट संयोजी ऊतक जो था भाई, अगेन हमने इसको दो प्रकार में बांट दिया। पहला कंकालीय ऊतक, और दूसरा तरल संयोजी ऊतक। दूसरा तरल संयोजी ऊतक। बड़े ध्यान से देखना दोस्त, मेरे पास ये कंकालीय ऊतक है। इस कंकालीय ऊतक का जब भी आप उदाहरण मेरे से पूछोगे तो मैं सीधा उदाहरण दूंगा। इसका उदाहरण मेरे पास है बोन्स, कार्टिलेजिस, दैट इज उपास्थियां। ये इसी का उदाहरण है। जब भी पूछे तरल संयोजी ऊतक, जब भी इसका एग्जाम्पल मेरे से पूछोगे तो मैंने बोला इसका उदाहरण मेरे पास है ब्लड हुआ, लिम्फ हुआ, जिसको अपन बोलते हैं लसिका, वो इसी के उदाहरण है। वो इसी के उदाहरण है। तो यहां पे एक बात मैं और छोटी सी क्लियर कर दूं मेरे भाई, कि मैं यहां पे आप लोगों से कंकालीय संयोजी ऊतक, अस्थि उपास्थि के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैं आपको कंकाल तंत्र पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा तो मैं खूब तुम्हारी हड्डियां तोड़ने वाला हूं। तरल संयोजी ऊतक में मैं ब्लड लिम्फ के बारे में ज्यादा बकवास नहीं कर रहा हूं, इसको मैं छोड़ रहा हूं। क्यों छोड़ रहा हूं? वो इसलिए छोड़ रहा हूं कि जब मैं परिसंचरण तंत्र बताऊंगा तो सारे के सारे खून की नदियां बहाने वाला हूं, मैं वहां पे डिटेल बात करूंगा। तो कहने का मतलब कि इस चैप्टर में यहां पे मुझे वो बात करनी है जो मैं आगे नहीं करूंगा। मतलब मुझे यहां ढीला संयोजी ऊतक के बारे में बात करनी है, इस सघन संयोजी ऊतक के बारे में बात करनी है। चलो इन दोनों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ढीला संयोजी ऊतक, और उस ढीला संयोजी ऊतक में सबसे पहला मेरे पास आता है, वो आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहला मेरे पास आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। यस, बोले सर ठीक है, लेकिन गुरुजी एक बात बताओ। बोला क्या? बोला ये दोनों के दोनों किसके उदाहरण है? हमने बोला ये दोनों के दोनों मेरे पास है वो ढीले संयोजी ऊतक के उदाहरण है। बोले ढीले संयोजी ऊतक को ढीला ऊतक क्यों बोला, ढीला ऊतक क्यों बोला? हमने बोला उसकी वजह थी। क्या वजह थी? इसकी वजह यह थी कि अगर ढीले संयोजी ऊतक में हम देखें तो यहां पे मैट्रिक्स जो है, यहां पर जो मैट्रिक्स है उसकी मात्रा बहुत बहुत ज्यादा है, और वो मैट्रिक्स जो है वो है मेरे पास अर्ध तरल। कैसा है? अर्ध तरल। मैट्रिक्स बहुत ज्यादा है और कैसा है? अर्ध तरल। उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है, और तंतु जो है वो मेरे पास है, वो मेरे पास है बहुत बहुत कम। तो जब भी बोले इसे ढीला क्यों कहा, तो हमने बोला भाई साहब इसको ढीला इसलिए कहा क्योंकि ये एक ऐसा ऊतक था जिसमें कोशिकाएं और तंतु जो थे वो ढीले बंधे थे। इसमें कोशिकाएं तथा तंतु एक दूसरे से ढीले बंधे होते हैं। तो मैंने बोला इनमें कोशिकाएं, सेल्स तथा तंतु एक दूसरे से ढीले बंधे होते हैं। इसमें कोशिकाएं और तंतु एक दूसरे से क्या बंधे होते हैं? ढीले बंधे होते हैं। जबकि पूछेगा सर एक बात बताओ, क्या ये सघन संयोजी ऊतक की क्या खास बात है? भैया इसकी कहानी ये है कि ये एक ऐसा था जिसमें मैट्रिक्स जो था, उस मैट्रिक्स की मात्रा जो थी वो तो होती है कम, और तंतु जो होते हैं वो इसमें होते हैं बहुत बहुत ज्यादा।
अब उसमें क्या हुआ कि यहां पर फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं और तंतु एक दूसरे के बहुत बहुत नजदीक होते हैं, मतलब मजबूती से दृढ़ता से बंधे होते हैं। तो हमने बोला इनमें फाइब्रोब्लास्ट सेल्स तथा तंतु एक दूसरे से दृढ़ता से बंधे होते हैं। दृढ़ता से बंधे होते हैं। ये एक दूसरे से क्या थे बेटा? दृढ़ता से बंधे थे, दृढ़ता से बंधे थे, इसलिए इसको बोल दिया दृढ़ संयोजी ऊतक। अब एक एक बात को बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना। पूछेगा सर यहां पे सबसे पहले हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे एनसीईआरटी माता ने बाकायदा इस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का आपको डायग्राम बना के दे रखा, बिल्कुल सलीके से देख सकते हैं। आपको बता दूं, शरीर में सर्वाधिक विस्तृत रूप से फैला हुआ संयोजी ऊतक कौन सा है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहला हमने बोला ये एक ऐसा टिश्यू है जो शरीर में सबसे ज्यादा फैला हुआ है। तो मैंने बोला शरीर में सर्वाधिक विस्तृत रूप से फैला ऊतक, कौन सा है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। पहली बात, ये वो ऊतक है जिसमें सर्वाधिक मैट्रिक्स पाया जाता है, सर्वाधिक मैट्रिक्स उपस्थित। जब भी बोले सबसे ज्यादा मैट्रिक्स किसके पास है, आप कहोगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के पास। और यही वो ऊतक है जो उपकला ऊतक के लिए आधारीय ढांचा प्रदान करता है। तो मैंने बोला उपकला ऊतक को आधारीय ढांचा प्रदान करता है। यही वो है जो उपकला ऊतक को आधारीय ढांचा प्रदान करता है। बोल सर एक बात बताओ, इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? बेटा इसको देखोगे तो इसमें मुख्य रूप से ये वृहद भक्षाणु है जिसको अपन बोलते हैं मैक्रोफेज। यहां पे तंतु कोरक कोशिकाएं हैं जिसे अपन बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट। यहां पे मास्ट कोशिकाएं हैं। तो ये तीन प्रकार की कोशिकाएं मुख्य रूप से किसमें? एरियोलर टिश्यू में। तो हमने बोला इसमें मुख्यतः मैक्रोफेज, मास्ट सेल्स तथा फाइब्रोब्लास्ट्स पाई जाती है। कोशिकाएं पाई जाती है। बोलो गुरुजी ठीक है। सर क्या इसका कोई उदाहरण बता सकते हो? हाँ बेटा, ये त्वचा के नीचे पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं त्वचा ग्रति का ऊतक। तो जब भी इसका उदाहरण पूछे तो मैं कहूंगा इसका उदाहरण है त्वचा ग्रति का ऊतक। त्वचा के नीचे स्थित, त्वचा के नीचे स्थित होता है त्वचा ग्रति का ऊतक। ये कहानी मेरे पास किसकी है बेटा? ये मेरे पास है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। बोला सर ठीक है। इसके बाद अगला भैया दूसरा मेरे पास कौन सा है? दूसरा मेरे पास है वसा संयोजी ऊतक।
तो बड़े ध्यान से देखना, अगला ऊतक मेरे पास है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हमने बोला था वसा संयोजी ऊतक। पूछेगा इसमें कौन सी कोशिका है, हमने बोला इसमें मुख्यतः वसा कोशिकाएं पाई जाती है। बेटा आप बड़े ध्यान से देख रहे हैं, इस ऊतक में ये वसा कोशिकाएं हैं, और ये वसा कोशिकाओं का ये जो दिखाई दे रहा है आपको काले रंग वाला, ये केंद्रक है। आप देखो इसका मध्य भाग, ये पूरा का पूरा भाग, आप देखो इसका मध्य भाग, ये पूरा का पूरा भाग वो भाग था जहां वसा का संग्रहण किया जाता है, और ये इसकी प्लाज्मा झिल्ली है। तो केंद्रक बिल्कुल प्लाज्मा झिल्ली के पास है, मतलब ये मेरे पास परिधीय भाग में स्थित है। तो ये मेरे पास है परिधीय केंद्रक, ये मेरे पास है परिधीय केंद्रक। बोला सर ठीक है, लेकिन गुरुजी आप ये बताओ ना, इस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की क्या कहानी है। बेटा अपन जब अत्यधिक भोजन ग्रहण करते हैं, मान लीजिए हम नॉर्मली 2 चपाती खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं और 2 रोटी के बराबर काम करते हैं, लेकिन किसी दिन हमने 5 रोटी चिपका ली। अगर 5 रोटी चिपका ली लेकिन काम तो आज भी हम 2 ही रोटी का कर रहे हैं, तो बताओ वो 3 रोटियां थी, वो एक्सिस भोजन होगी कि नहीं होगी, जो शरीर में तुरंत उपयोग में नहीं आ रहा। बोला ठीक है, तो क्या काम होगा, तो काम आगे कैसे बढ़ेगा। तो हमने बोला जो अत्यधिक भोजन था, जो शरीर में तुरंत उपयोग नहीं आ रहा था, उसका क्या हुआ। तो हमने बोला अपने पास है अत्यधिक भोजन तुरंत शरीर उपयोग में नहीं लेता, तुरंत शरीर उपयोग में नहीं लेता, वो मेरे पास अत्यधिक भोजन है। बोला ऐसा भोजन जिसको शरीर तुरंत उपयोग में नहीं ले रहा, उसका होगा क्या। मैंने बोला वो भोजन किस में बदलेगा, हमने बोला वो भोजन जो था उस अत्यधिक भोजन को शरीर वसा में बदल लेगा, शरीर इसे वसा में बदल लेगा। शरीर इस भोजन को क्या करता है बेटा, वसा में बदल लेता है। अब वसा में बदल के त्वचा के नीचे इस वसीय ऊतक में, इन वसा कोशिकाओं में संग्रहित कर देता है। कहां, त्वचा के नीचे। और हमने बोला फिर इसे वसा कोशिकाओं में त्वचा के नीचे संग्रहित कर दिया जाता है। तो जब भी बोले कि बताओ जो अत्यधिक भोजन था उसका क्या होगा, हमने बोला शरीर उसे वसा में कन्वर्ट करेगा और त्वचा के नीचे क्या कर देगा, संग्रहित। तो जब भी पूछे बताओ ये वसा संयोजी ऊतक कहां पाया जाता है, तो सीधा उदाहरण है त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे स्थित। त्वचा के नीचे स्थित होता है, त्वचा के नीचे स्थित होता है। यस, चले भैया। बोला सर एडिपोज टिश्यू की कहानी खत्म। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बढ़ के थोड़ी सी बात करते हैं, वो बात करते हैं सघन संयोजी ऊतक के बारे में, जिसमें फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं और हमने क्या बोला था, और तंतु जो थे वो दृढ़ता से बंधे थे। अब बड़े ध्यान से देखना, ये अपने पास डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात है, और ये जो तंतु है ये मेरे पास है कोलेजन तंतु, और ये जो गुलाबो सी दिखाई दे रही है बेटा, ये वाली ये मेरे पास है फाइब्रोब्लास्ट। चले, तो अब यहां पे देखना डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है। इसमें फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं, जिसको हमने बोला था सघन नियमित
इसी को तो बोला था सघन नियमित संयोजी ऊतक, सघन नियमित संयोजी ऊतक। इसमें क्या हुआ, हमने बोला यहां पे फाइब्रोब्लास्ट दैट इज कोशिकाएं और तंतु नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कोशिकाएं और तंतु जो है वो क्या होते हैं, नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। यस, पूछेगा सर ठीक है, आपने बोला यहां कोशिकाएं और तंतु क्या होते हैं, नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जबकि अनियमित में क्या था, कोशिकाएं और तंतु जो है वो अनियमित रूप से बिखरे हुए होते हैं। यस, तो हमने बोला यहां पर कोशिकाएं दैट इज फाइब्रोब्लास्ट सेल्स तथा तंतु नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अब बेटा यहां पर भी जो अधिकांश तंतु पाए जाते हैं वो कोलेजन तंतु है। तो हुआ क्या यहां पे हमने देखा कि कोलेजन तंतुओं के समांतर बंडलों के बीच में फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं है वो कतारों में व्यवस्थित होती है, बिल्कुल लाइन लगा के खड़ी होती है। यस, लाइन लगा के खड़ी होती है। तो हमने बोला यहां पे क्या हुआ, तो यहां पे हुआ कि कोलेजन तंतुओं के समांतर बंडलों के रूप बीच में समांतर बंडलों के बीच में ये फाइब्रस कोशिकाएं लाइन लगा के एक लाइन में व्यवस्थित होती है। तो हमने बोला कि कोलेजन तंतुओं के समांतर बंडलों के बीच फाइब्रोब्लास्ट सेल्स कतारों में स्थित होती है। बेटा उसका चलता फिरता एग्जाम जो डायग्राम है वो हमारी एनसीईआरटी माता ने ये डायग्राम दे रखा है कि तंतु कोशिकाएं समांतर तंतुओं के गुच्छों के बीच में कतार में उपस्थित होती है या कतार के रूप में स्थित होती है। चले भैया, बोला सर ठीक है, लेकिन सर एक बात बताओ। बोला क्या, इसका कोई उदाहरण है भाई? हाँ, जब इसके उदाहरण के बारे में बात करके चले तो इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। एक को हम बोलते हैं लीगामेंट, लीगामेंट जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं स्नायु। ये क्या काम करता है, एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ता है, एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ता है। पहली बात। दूसरा मेरे पास है टेंडन, जिसको अपन बोलते हैं कंडरा। जिसको अपन ने बोला कंडरा। अरे कंडरा क्या काम करता है बेटा, ये अस्थि को कंकालीय पेशी से जोड़ता है। हमने बोला अस्थि को कंकालीय पेशी से जोड़ता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यस, याद रखना, लीगामेंट क्या काम करता है, एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ता है, और कंडरा क्या काम करता है, अस्थि को कंकालीय पेशी से जोड़ता है। याद करने की ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की है, उसका नाम है बबली। ये रही तुम्हारी बबली डार्लिंग।
मतलब बी फोर बोन को बी फोर दूसरी बोन से जोड़ने का काम करता है एल आई फोर लीगामेंट, एल आई फोर लीगामेंट, एल आई फोर लीगामेंट, कि एक बी फोर बोन को दूसरी बी फोर बोन से जोड़ता है एल आई मतलब लीगामेंट। तो सीधी सी बात है, बोन को बोन से लीगामेंट जोड़ेगा तो बोन को मसल से कौन जोड़ेगा? जो बच गया वो, दैट इज टेंडन, दैट इज टेंडन, दैट इज टेंडन। यस, तो ये याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगामेंट और टेंडन का काम याद करने में ये क्या काम करते, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगली कहानी पे सुनता हूं बेटा। अगला मेरे पास है डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू दैट इज सघन अनियमित कनेक्टिव टिश्यू। हुआ क्या कहानी, बड़े ध्यान से बड़े इत्मीनान से देखना बेटा। यहां पे क्या होता है, यहां पे कोशिकाएं और तंतु जो है वो अनियमित रूप से बिखरे हुए पाए जाते हैं। और तंतु कौन से? तंतु मेरे पास थे कोलेजन तंतु। तंतु में भी मुख्यतः कौन से तंतु है बच्चे? तंतु में भी मुख्यतः अपने पास है कोलेजन तंतु। यस, तो हमने बोला कि यहां पे क्या था कि फाइब्रोब्लास्ट तथा तंतु, दैट इज कोलेजन तंतु। तो हमने बोला यहां पे क्या था? हमने बोला यहां पर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स तथा तंतु। और तंतु में मुख्यतः कौन से? मुख्यतः कोलेजन, कोलेजन तंतु अनियमित रूप से बिखरे हुए पाए जाते हैं। अनियमित रूप से बिखरे हुए पाए जाते हैं। अब बड़े ध्यान से देख लेना, ये लाल लाल रंग के जो बंडल दिखाई दे रहे हैं ये मेरे पास कोलेजन तंतु है। ये जो अपने को दिखाई दे रही है ये मेरे पास है फाइब्रोब्लास्ट, ये मेरे पास है फाइब्रोब्लास्ट। और यहां पे याद रखना ये पीले पीले रंग की सी कुछ आपको दिखाई देने लग गई, ये वाली, ये एग्जैक्टली में मेरे पास है वसा कोशिकाएं। ये मेरे पास है वसा कोशिकाएं, ये मेरे पास है वसा कोशिकाएं। पूछेगा कि गुरुजी आप हमें ये बताओ कि ये सघन अनियमित संयोजी ऊतक है, ये कहां पर पाया जाता है? क्या इसका कोई उदाहरण है? मैं कहूंगा यस, ये हमारी त्वचा में पाया जाता है। एग्जाम्पल कहां पर? त्वचा की डर्मिस में उपस्थित, डर्मिस में उपस्थित। याद करो हमारी त्वचा की दो परत है, बाहर वाली को बोलते हैं एपिडर्मिस और अंदर वाली को बोलते हैं डर्मिस। तो जो डर्मिस वाली परत है उसमें पाया जाता है डेंस इररेगुलर संयोजी ऊतक। बहुत फेमस एग्जांपल है, इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन ये एक याद रख लेना, हमें केवल शॉर्टकट चीजें याद रखनी है। यस, इतनी सी कहानी मेरे हिसाब से क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? अब हम अपने पास पहुंच गए सबसे अंतिम प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू में, जिसको हमने बोला था स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज विशिष्ट संयोजी ऊतक। भाई साहब यहां पे हम आपसे बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं इस विशिष्ट संयोजी ऊतक के बारे में। संयोजी ऊतक, हम बात कर रहे हैं मेरे दोस्त आपसे विशिष्ट संयोजी ऊतक के बारे में। पूछेगा विशिष्ट संयोजी ऊतक में कितनी चीजों के बारे में बात करी थी? दो के बारे में, एक था उपास्थि और दूसरी थी अस्थि। बेटा सीधी सी याद रखना, जब भी उपास्थि के बारे में पूछे तो उपास्थि में एक दिशीय वृद्धि होती है, पहली बात। दूसरी, उपास्थि जो है वो अपने पास है असंवहनी है। मतलब इस उपास्थि के मैट्रिक्स में रक्त का परिसंचरण नहीं पाया जाता, रक्त का परिसंचरण नहीं पाया जाता। चले याद करो, जब हम भ्रूणीय अवस्था में होते हैं तो भ्रूणीय अवस्था में अधिकांश
कंकाल तंत्र का जो अधिकांश भाग है वो उपास्थि से बनता है, लेकिन एक वयस्क व्यक्ति के शरीर के कंकाल तंत्र का अधिकांश भाग किससे बनता है? अस्थि से बनता है। इसीलिए ये लाइन लिखी कि वयस्क कशेरुकियों में अधिकांश उपास्थियों को अस्थियों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, क्योंकि भ्रूण के शरीर में क्या था? कंकाल तंत्र किससे बना था? उपास्थियों से। वयस्क में अधिकांश किससे बन गया? अस्थियों से। तो धीरे 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 क्या हुआ कि वो उपास्थियां जो थी वो अस्थियों में बदल गई। पूछेगा सर ये बताओ ये कहां पर पाई जाती है? बेटा यहां पे अपने खूब सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये जॉइंट्स में पाई जाती है, नाक की जो नोक है यहां पर पाई जाती है, बाह्य कर्ण में ये कर्ण पल्लव जो है, ईयर पिन्ना जो है, इनमें पाई जाती है। हमारी जो कशेरुक दंड है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी में कशेरुकाओं के बीच पाई जाती है, जिसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। कंकाल तंत्र में हम डायग्राम बना के पढ़ने वाले हैं। ये वयस्क के पैरों और हाथों में पाई जाती है। बोलो गुरुजी ठीक है, लेकिन सर एक बात बताओ, अगर एक उपास्थि को हम बाहर निकाले और उसे काट के देखें तो वो हमें कैसी दिखाई देगी? बड़ी आसान बात है भाई साहब, एक उपास्थि को लो और उसको काट के देखे तो ये कैसी दिखाई देगी? बड़े ध्यान से देखना। ये हमारे पास हमने एक उपास्थि का सेक्शन लिया है जो पुरानी वाली एनसीईआरटी ने बिल्कुल जमा जमा के दे रखा है। हमने बोला उपास्थि का सेक्शन लिया जो पुरानी वाली एनसीईआरटी ने जमा जमा के दे रखा है। बेटा ये जो मेरे पास है इनको अपन बोलते हैं, ये मेरे पास है कोलेजन तंतु। ये लो, ये मेरे पास जो है ये मेरे पास है कोलेजन तंतु। बोला सर ठीक है। हमने बोला ये जो आपको दिखाई दे रही है व्हाइट व्हाइट अंडे से, ये अंडे से है क्या? हमने बोला भाई साहब आपको ये जो व्हाइट व्हाइट अंडे से दिखाई दे रहे हैं ना ये वाले, ये क्या है? हमने बोला हम इनको बोलते हैं लैक्यूना। क्या बोलते हैं इनको? लैक्यूना। सवाल पूछेगा ये लैक्यूना है क्या? तो हमने बोला ये लैक्यूना मैट्रिक्स में पाए जाने वाली छोटी छोटी गुहाएं हैं। ये क्या है? मैट्रिक्स में पाई जाने वाली, मैट्रिक्स में पाई जाने वाली छोटी छोटी गुहाएं होती है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? लैक्यूना। पूछेगा गुरुजी लैक्यूना मैट्रिक्स में पाई जाने वाली छोटी छोटी गुहाएं? हमने कहा हाँ। और इन गुहाओं के बीच में आप देखो ये बिल्कुल काला काला क्या दिखाई दे रहा है? ये भैया गुहाओं के बीच में हमें ये जो काले काला दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली में इसी को बोलते हैं कोन्ड्रोसाइट कोशिकाएं। इसी को बोलते हैं कोन्ड्रोसाइट कोशिकाएं। तो जब भी बोले ये कोन्ड्रोसाइट कोशिकाएं जो काले काले रंग वाली दिखाई दे रही है ये किसके अंदर स्थित है? हमने बोला ये जो मैट्रिक्स में छोटी छोटी गुहाएं हैं ये लैक्यूना में स्थित है। तो हमने बोला ये क्या है? सबसे पहले कार्टिलेज की परिपक्व कोशिकाएं, कार्टिलेज की परिपक्व कोशिकाएं। बिल्कुल सही बात है। किसके अंदर स्थित? लैक्यूना में स्थित। लैक्यूना में स्थित। कहां स्थित? हमने बोला लैक्यूना में स्थित होती है। पूछेगा ये जो कोशिकाएं कोन्ड्रोसाइट है जो लैक्यूना में स्थित होती है, अब बताओ ये क्या काम करती है? बेटा यही मैट्रिक्स का स्रावण करती है। तो हमने बोला ये मैट्रिक्स का स्रावण करती है। मैट्रिक्स का स्रावण करती है। यही वो है जो मैट्रिक्स का स्रावण करती है। तो मैट्रिक्स का स्रावण कौन सी कोशिकाएं करती है? हमने कहा कोन्ड्रोसाइट कोशिकाएं वो है जो मैट्रिक्स का स्रावण करती है। पूछेगा गुरुजी आप बताओ इनका मैट्रिक्स कहां है? बेटा ये जो आपको गुलाबी गुलाबी रंग का कुछ दिखाई दे रहा है ना यही एग्जैक्टली में इनका मैट्रिक्स है। यही क्या है? इनका मैट्रिक्स है। पूछेगा इस मैट्रिक्स की कोई खास बात?
बेटा एनसीईआरटी माता ने लिखा कि ये मैट्रिक्स जो होता है ये कैसा होता है, हमने बोला ये मैट्रिक्स जो होता है ये होता है ठोस। मैट्रिक्स कैसा होता है, मैट्रिक्स जो होता है वो मैट्रिक्स कैसा होता है बेटा, मिनरलाइज्ड होता है, इसमें खूब सारे मिनरल्स होते हैं, ये होता है ठोस। बोला अच्छा ठोस है। उसके बाद हमने बोला ठोस है, उसके साथ साथ इसके मैट्रिक्स की खास बात जो अपने पास है वो खास बात क्या है, बोला खास बात ये है कि ये मैट्रिक्स है अनम्य। कैसा है, अनम्य। तो हमने बोला ये मैट्रिक्स जो मेरे पास है ये मेरे पास है अनम्य। बेटा अनम्य का मतलब होता है लचीला। और तीसरी बात, ये मैट्रिक्स जो है ये है संपीड़न रोधी। ये मैट्रिक्स जो है ये मेरे पास है संपीड़न रोधी। तो जब भी बोले मैट्रिक्स की क्या खास बात, हमने बोला तीन खास बात, ठोस होता है, अनम्य दैट इज लचीला होता है, और संपीड़न रोधी होता है कि बाहर से कोई झटका लगेगा तो ये उसको सहन कर लेगा। इसीलिए इस मैट्रिक्स की प्रवृत्ति के कारण ही जो उपास्थियां होती है वो अस्थियों की तुलना में लचीली होती है, लचीली होती है। यस यही कहानी है। चले, सवाल था गुरुजी आप हमें अस्थि के बारे में बताओ कुछ, आप हमें अस्थि के बारे में बताओ। सुनो भाई, जब भी कहे कि शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है, हमने कहा भैया शरीर का सबसे कठोर ऊतक है वो अस्थि है। लेकिन इन अस्थियों की क्या खास बात है, हमने बोला शरीर का सबसे कठोर ऊतक तो है अस्थियां, लेकिन अस्थियों में और कुछ खास बात पाई जाती है। सबसे पहले कि अस्थियों में रक्त परिसंचरण पाया जाता है, मतलब ये मेरे पास है संवहनीय ऊतक। उपास्थियां कैसी है, असंवहनीय ऊतक, ये मेरे पास कैसा है संवहनीय ऊतक। दूसरी बात, तीसरी बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, तीसरी बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। बोला सर क्या बात है, बेटा ये अस्थि जो है उपास्थि में वृद्धि केवल एक दिशा में होती है, इसलिए हमने बोला था एक दिशीय वृद्धि होती है, लेकिन अस्थि में द्विदिशीय वृद्धि होती है। द्विदिशीय वृद्धि, द्विदिशीय वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। चले भैया, पूछेगा सर ठीक है, ये अस्थि का डायग्राम आपके सामने आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम को बड़े ध्यान से आप देख रहे होंगे तो आपको कई सारी चीजें दिखाई दे रही होगी। क्या, ये बिल्कुल केंद्रीय भाग में जो दिखाई दे रहा है ये है हैवर्सियन कैनाल, हैवर्सियन नलिका। ये मेरे पास है हैवर्सियन नलिका, ये मेरे पास हैवर्सियन नलिका है। बोला सर ठीक है, यहां पर ये जो काली काली सी दिखाई दे रही है आपको, यस मेरे दोस्त, ये जो आपको काला काला सा दिखाई दे रहा है ये वाला, ये काली काली रंग की जो आपको दिखाई दे रही है ये कुछ और नहीं, ये मेरे पास है ओस्टियोसाइट सेल। ये मेरे पास है ओस्टियोसाइट सेल्स। जो ये चीटी सी दौड़ती हुई दिखाई दे रही है ये ओस्टियोसाइट सेल है। इनके बीच में ये जो गुलाबी गुलाबी रंग का जो दिखाई दे रहा है, ये गुलाबी रंग का जो दिखाई दे रहा है ये मेरे पास है मैट्रिक्स की परतें। परतें। तो बेटा अगर एक अस्थि को देखोगे तो एक अस्थि को देखोगे तो स्तनधारियों की कॉम्पैक्ट अस्थि में ये तीन चीजें पाई जाती है, और ये तीनों की तीनों चीजों को मिला के अपन बोलते हैं हैवर्सियन तंत्र। इसी को बोलते हैं हैवर्सियन सिस्टम, इसी को बोलते हैं हैवर्सियन सिस्टम। ये स्तनधारियों, केवल स्तनधारियों की कॉम्पैक्ट बोन में पाया जाता है। तो एनसीईआरटी माता ने इसका जिक्र नहीं कर रखा, लेकिन ये डायग्राम देखोगे तो ये हैवर्सियन तंत्र मिल जाएगा, और ये केवल और केवल किसमें, स्तनधारियों की कॉम्पैक्ट बोन में पाया जाता है। ये केवल और केवल स्तनधारियों की कॉम्पैक्ट बोन में पाया जाता है, केवल स्तनधारियों की कॉम्पैक्ट बोन में पाया जाता है। तो मैंने बोला केवल, केवल स्तनधारियों की, केवल स्तनधारियों की कॉम्पैक्ट बोन में
स्तनधारियों की कॉम्पैक्ट बोन में पाया जाता है। केवल स्तनधारियों की कॉम्पैक्ट बोन में पाया जाता है। स्तनधारियों की कॉम्पैक्ट बोन में पाया जाता है। कॉम्पैक्ट बोन में पाया जाता है। केवल स्तनधारियों की कॉम्पैक्ट बोन में पाया जाता है। बोला सर ठीक है। पूछेगा सर अगर यहां पे हम इस अस्थि का मैट्रिक्स निकालें, ये लो, ये अपने पास गुलाबी गुलाबी रंग का है, ये मेरे पास इस अस्थि का मैट्रिक्स है। बोला इस मैट्रिक्स को बाहर निकाले और निकाल के देखे तो इस मैट्रिक्स की क्या खास बात है। हाँ ने बोला इस मैट्रिक्स को निकाल के और आप अध्ययन करोगे तो इस मैट्रिक्स में कई लक्षण आपको दिखाई देंगे। कैसा? ये मैट्रिक्स ठोस है। बोला हाँ ठोस है, कठोर है, कठोर है तथा अनम्य है, अनम्य, अनम्य, लचीला है। पहली बात तो मैट्रिक्स की यह है। दूसरी बड़ी बात कि ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स में कैल्शियम लवण जो है, कैल्शियम लवण जो है वो है बेटा बहुत बहुत ज्यादा, जो कि इसको कठोरता प्रदान करने का काम करते हैं। तीसरी बात इस मैट्रिक्स में कोलेजन तंतु, तंतु जो है ये भी मेरे पास है बहुत बहुत ज्यादा। और ये कोलेजन तंतु क्या प्रदान करते हैं? हमने बोला ये कोलेजन तंतु जो है ये मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। ये सारी की सारी चीजें किसके बारे में बात कर ली? अस्थि के मैट्रिक्स के बारे में बात कर ली। चले भाई साहब, तो यहां पे जाके हमने अस्थि के बारे में भी बेसिक जानकारी इकट्ठी कर ली। अब अस्थि शरीर को सहारा प्रदान करती है, सिर का वजन सहन करने का काम करती है, पेशियों से जुड़ के चलने में सहायता करती है। बोन मैरो में कुछ अस्थियों की बोन मैरो में रक्त का निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण। ये बात ये आगे करते रहेंगे भाई साहब, लोकोमोशन मूवमेंट वाले चैप्टर में करते रहेंगे। यहां पे तो हमें एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए थी कि आप जिसके आधार पर एक अस्थि को और एक उपास्थि को डायग्राम देख के पहचान सके। तो ये डायग्राम देखना, मैट्रिक्स में ये खास बात है, डायग्राम में ये खास बात है। ये हमारी हड्डी है, हड्डी में संवहनीय होती है, ये द्विदिशीय वृद्धि पाई जाती है। जब भी पूछे उपास्थि में क्या होता है, हमने बोला उपास्थि में क्या होता है, बोला मैट्रिक्स जो होता है वो आनम्य और संपीड़न रोधी होता है। संपीड़न रोधी होता है, इसमें एक दिशीय वृद्धि पाई जाती है और ये असंवहनी होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। यस चले, तो यहां पे जाके हमने संयोजी ऊतक की कहानी भी क्या कर दी? खत्म। अब हम बात करते हैं, हमने यही कहा था कि हम उपकला ऊतक और संयोजी ऊतक के बारे में बात करेंगे। संयोजी ऊतक की भी कहानी खत्म हुई। अब हम बात करते हैं रसगुल्ला आर्मी कि आज के लेक्चर से तुमने क्या सीखा, क्या सीखा। मतलब आज के लेक्चर से संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। तो जो ही स्क्रीन पे क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज करना, पहले खुद सोल्व करना और फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, तब मजा आएगा बेटा, तब तैयारी अच्छी होगी, तब करेंगे हम जीत की तैयारी, अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक जाने की तैयारी। तो आ जाओ रे रसगुल्लो, इतने सारे रस से भरे हुए गुल्ले रखे हैं, अगर रस निचोड़ दूं तो बन जाओगे केवल गुल्ले, क्योंकि रस बिना तो रह गया अकेला गुल्ला। तो ये ले पूरे रसगुल्ला, जल्दी से सवाल को देख और फोड़ डाल। चलो, ये कह रहा है पक्षमाभी उपकला। यार पक्षमाभी उपकला गलत बात छोड़नी है। ब्रोंकियोल्स में हां और फैलोपियन नलिका में बिल्कुल सही बात है। यस, पहली बात सही है। संयुक्त उपकला लार ग्रंथि की नलिकाएं, बिल्कुल ठीक बात है। सघन नियमित कंडरा और स्नायु संयोजी ऊतक, बिल्कुल सही बात है। वायवीय ऊतक, बेटा वायवीय ऊतक बोलते हैं, वो बोलते हैं एरियोलर ऊतक को, एरियोलर
ऊतक को, एरियोलर ऊतक को बोलते हैं वायु ऊतक। त्वचा में उपस्थित, भैया त्वचा में नहीं, त्वचा के नीचे उपस्थित था, त्वचा के नीचे उपस्थित था, त्वचा के नीचे उपस्थित था। ये तो भाई साहब गलत बात है। तो कहने का मतलब गलत बात कौन सी हुई? डी वाली। तो केवल डी वाली गलत बात है, केवल डी वाली गलत बात है। यस। अगला सवाल देखना, कह रहा ढीला संयोजी ऊतक है, अस्थि ना, उपास्थि ना, रक्त ना, अंतराली ऊतक। बेटा ये भी एरियोलर का ही नाम है, एरियोलर का ही नाम है, बिल्कुल आंसर गया 1, क्योंकि बाकी तीनों तो विशिष्ट संयोजी ऊतक है। अगला सवाल ये रहा, बहुत प्यारा, पुरानी वाली एनसीईआरटी माता की लाइन टू लाइन सवाल में बड़े ध्यान से देखना। ये कह रहा है निम्नलिखित ए से डी कथनों को पढ़िए और इनमें से उपरोक्त में से कितने कथन सही है, सही कथन को चुनिए। बड़े ध्यान से देखना। जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायत एवं विस्तरित रूप से फैला हुआ पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी माता की लाइन है जो मैंने बिल्कुल पहली ही लाइन लिखी है। संयोजी ऊतक मानव शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंगों को एक दूसरे से जोड़ने तथा आलंबन के आधार पर दिया गया। बिल्कुल संयोजी नाम दिया ही इसीलिए गया, एकदम सही बात है। नेक्स्ट, संयोजी ऊतक में कोमल ऊतक से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक जैसे उपास्थि, अस्सीय, विस्तीय ऊतक तथा रक्त सम्मिलित है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी की लाइन है। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं रूपांतरित पॉलीसैकेराइड को स्रावित करती है जो कोशिका और तंतु के बीच में जमा होकर आधात्री का कार्य करता है। बेटा आधात्री बोलते हैं मैट्रिक्स को। किसको बोलते हैं? मैट्रिक्स को। हमने कहा यस, ये बात भी एकदम सही है। तो इसमें कितनी बातें सही है? हमने कहा सारी की सारी बात सही है, चारों की चारों बातें एकदम सही है। यस। अगला सवाल ये रहा, डायग्राम को देखिए, पहले ये पहचानिए डायग्राम किस चीज का है, तब आगे का सवाल होगा। देखिए कहा नीचे दिए गए ऊतक के चित्र में उसके प्रकार के साथ पहचानिए इन दोनों को एक साथ किस एक विकल्प पे सही दिया गया है। अरे भाई बड़े ध्यान से देखना, ये तो किसका सेक्शन है? अरे ये तो बालक तुम्हारी हड्डियों का सेक्शन है, बोन का सेक्शन है। अब देखो पहले में कह रहे उपास्थि ना, कंडरा ना, स्नायु ना, अस्थि हां, जो कि विशिष्ट संयोजी ऊतक है, इसलिए उत्तर गया 4। अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल, बहुत खूबसूरत सवाल, देखिएगा। कह रहे कौन से संयोजी ऊतक त्वचा के नीचे, त्वचा में नहीं त्वचा के नीचे, वायवीय संयोजी ऊतक दैट इज एरियोलर, हां। वसा संयोजी ऊतक हां। अनियमित ये त्वचा में था, गलत बात। तो ए एंड बी दोनों सही है। आंसर गया मेरे बच्चे 3rd, आंसर गया मेरे पास 3rd। यस। चले अगला सवाल देखिएगा भाई, बहुत बवंडर, बहुत खूबसूरत, जबरदस्त, जिंदाबाद सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से देखिएगा, जल्दी से देखिएगा। यस भाई साहब, सवाल में हमसे क्या पूछा गया है? सवाल में पूछा गया है ए से डी कथन को पढ़िए और उपरोक्त में से कितने कथन गलत है। हमें गलत बात को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? गलत बात को। बड़े ध्यान से देखना। ये कह रहा है ग्रंथि का ऊतक त्वचा के नीचे पाया जाता है। यस, त्वचा ग्रंथि का ऊतक ये क्या है? एरियोलर ऊतक है जो त्वचा के नीचे पाया जाता है, एकदम सही बात है। वसा ऊतक एक प्रकार का सघन संयोजी ऊतक है, गलत बात है। अरे वसा ऊतक तो ढीले संयोजी ऊतक का उदाहरण है, गलत बात है। कंडरा एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ता है क्या? बेटा कंडरा किसको बोलते हैं? कंडरा बोलते हैं टेंडन को। जबकि याद करो बबली बोन को बोन से कौन जोड़ता था? लिगामेंट। टेंडन तो बोन को कंकाली अस्थि से जोड़ रहा था, एकदम गलत बात। स्नायु, स्नायु बोलते हैं किसको? लिगामेंट को। कंकाली पेशी को अस्थि से जोड़ते हैं, ये भाई साहब किसको बोलते हैं? लिगामेंट को। तो कहानी क्या कर दी उसने? उल्टी कर दी। तो ये बात भी क्या है? गलत। तो कितनी बात गलत है? 3 बात गलत है, 3 बात गलत है। आंसर गया 2nd। अब आ गई बारी, सर आज का गृह कार्य, भाई घर का कार्य लिख लो। अगर आपके पास एनसीईआरटी माता है तो उसको या तो एनसीईआरटी को या मैंने कहा नोट्स जो था
उसको बड़े सलीके से पढ़ना, लेक्चर देखने के बाद उनको पढ़ना, एक एक कंसेप्ट को पढ़ना, पहली बात। दूसरी बड़ी बात, डीपीपी लगानी है, और आपके पास अगर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो जितने लगा सको लगा लो। आपके पास पीडब्ल्यू का मॉड्यूल है उससे लगा लो, या उसके अलावा आप कोई बुक लगा रहे हो और उस बुक में से लगा लो, लेकिन लगा लो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस बेहद बेहद जरूरी है, बेहद बेहद जरूरी है। और इसी के साथ आज का ये जबरदस्त लेक्चर होता है मेरे दोस्तों खत्म। आपको भी लग रहा होगा सर एकदम मजा आ गया, एकदम बवंडर आ गया, बवाल मच गया, और वास्तव में बवाल मच रहा है। जितनी एनर्जी और जोश के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, क्रैश कोर्स में भी लिख लिख के पढ़ा रहा हूं, इतनी सारी चीजें मैं लिख रहा हूं, यस, है ना। तो इसी बवंडर और इसी जोश के साथ आगे पढ़ते रहेंगे, है ना। तो उसके लिए जरूरी है कि उतना ही जोश और जज्बा आपकी साइड से भी हो। और लेक्चर बवंडर था, मजा आ गया, बहुत कुछ सीखा, बड़ा ही शॉर्टकट हम लेके गए हैं, यस, और उसमें मजा आ गया, तो लिख देना बवंडर लेक्चर, बवाल लेक्चर, जबरदस्त लेक्चर, जिंदाबाद लेक्चर। और ऐसे ही ताबड़तोड़ प्यार देते रहना। आप लोगों की साइड से जितना ताबड़तोड़ प्यार मिलता रहेगा, उतनी ही जबरदस्त मोटिवेशन मिलेगा, और उतनी ही जबरदस्त एनर्जी के साथ हर लेक्चर आपके पास पहुंचेगा। और फिर जब मिल बैठेंगे आप और हम, तो आपके मेडिकल कॉलेज की राह बहुत आसान हो जाएगी। पक्का हम एक दूसरे के कदम से कदम मिला के आपके सपनों के कॉलेज की तरफ बढ़ चलेंगे। तो ऐसे ही मेहनत करते रहिए गाइस। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद, थैंक यू।